महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम एक ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं जो कह सकते हैं कल्पना और वैश्विक हकीकत के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आज हम इसकी संरचना और हाल के कुछ अहम बदलावों पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये चर्चा खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और आम जानकारी के लिए भी ये बहुत दिलचस्प विषय है। हाँ बिल्कुल, जो भी दुनिया में क्या चल रहा है उसमें रुचि रखते हैं। हमारी ये जो बातचीत है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जानकारी पर आधारित है, और हमारा मकसद है कि ये जो हाल में चुनाव हुए हैं और जो समितियां हैं उनका क्या महत्व है, इसे समझें। जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूएनजीए ने 5 नए देशों को सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर चुना है। हाँ। ये देश हैं बहरेन, कोलंबिया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी, लातविया और लाइबेरिया। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, 2 साल के लिए। और ये उन देशों के साथ काम करेंगे जो पहले से वहां हैं: डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये 2024 में चुने गए थे और 2026 तक रहेंगे। और यही एक काफी दिलचस्प बात सामने आई है। अच्छा, क्या? वो ये कि पाकिस्तान को 2025 के लिए यूएनएससी की जो 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति है उसका अध्यक्ष चुना गया है। ओहो। हाँ, और इतना ही नहीं, वो 2025-26 के अपने कार्यकाल में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति, जिसे सीटीसी कहते हैं, उसके उपाध्यक्षों में से एक भी होगा। ये वाकई दिलचस्प है, खासकर जब हम इन समितियों के काम को देखते हैं। इसमें कोई खास कोई चुनौती या कोई विशेष पहलू नजर आता है आपको? बिल्कुल। देखिए, ये जो नियुक्तियां होती है ना, ये अक्सर उस समय की कूटनीतिक समीकरण और जो क्षेत्रीय गतिशीलता है उसको दिखाती हैं। इन समितियों में नेतृत्व की भूमिका काफी अहम होती है। क्यों? क्योंकि यही समितियां प्रतिबंधों की निगरानी करती हैं और आतंकवाद रोकने के उपायों में तालमेल बिठाने का काम करती हैं। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सही कहा, इस पर और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार सुरक्षा परिषद की जो मूल संरचना है उसे याद कर लेते हैं, ताकि ये बदलाव के संदर्भ में हो रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए। हाँ जरूर। तो सुरक्षा परिषद, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं, 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बनी थी और इसका मुख्य काम है दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जी। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 कहते हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। और 10 अस्थायी सदस्य? हाँ, और 10 अस्थायी सदस्य जिन्हें महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुनती है। और यहीं पर वो P5 वाली बात आती है, वीटो पावर। जी, वीटो पावर, यानी किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक देने का अधिकार। ये इसे बहुत शक्तिशाली तो बनाता है, लेकिन उतना ही विवादास्पद भी। हाँ, इसी वजह से तो सुधारों की मांग रुकती रहती है। बिल्कुल, ये सुधार की मांग का एक बहुत बड़ा कारण है। और जो अस्थायी सीटें हैं वो क्षेत्रीय आधार पर बंटी होती हैं। कैसे? 5 सीटें अफ्रीका और एशिया के लिए, 1 पूर्वी यूरोप के लिए, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन राज्यों के लिए और 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों के लिए। अच्छा। चुनाव गुप्त मतदान से होता है और चुने जाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और एक और अहम बात यह है कि सुरक्षा परिषद एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके फैसले सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। और भारत का इस परिषद से कैसा नाता रहा है, खासकर जब हम स्थायी सदस्यता की दावेदारी की बात करते हैं? देखिए, भारत का जुड़ाव काफी गहरा रहा है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। 8 बार? जी, 1950-51 से लेकर हाल ही में 2021-22 तक। और इन सभी कार्यकालों में भारत ने लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की है। किस तरह के सुधार? आ रहा है ताकि ये आज की जो दुनिया है उसके वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शा सके। चलिए अब वापस उन 2 समितियों पर आते हैं जिनका आपने जिक्र किया था, 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति और आतंकवाद रोधी समिति। इनके बारे में थोड़ा और बताएं। हाँ, तो जो पहली समिति है 1988 समिति, ये प्रस्ताव 1988-2011 के तहत बनी थी। इसका मुख्य फोकस तालिबान से जुड़े उन लोगों और संस्थाओं पर है जो अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए खतरा माने जाते हैं। अच्छा, तो ये करती क्या है? ये समिति उन पर लगे प्रतिबंधों जैसे कि संपत्ति फ्रीज करना, यात्रा पर रोक लगाना, हथियार खरीदने बेचने पर रोक लगाना, इन सब की निगरानी करती है।
इसमें सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं और फैसले आम सहमति से होते हैं। भारत भी इसका अध्यक्ष रहा है। जी हाँ, भारत दिसंबर 2021 तक इस समिति का अध्यक्ष था। और दूसरी समिति CTC। दूसरी है आतंकवाद रोधी समिति यानी CTC। ये अमेरिका में जो 9/11 के हमले हुए थे उसके बाद 2001 में प्रस्ताव 1373 के जरिए बनाई गई थी। इसका काम क्या है? इसका काम ये देखना है कि सभी सदस्य देश प्रस्ताव 1373 को लागू कर रहे हैं या नहीं। मतलब आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध बनाना, आतंकवादियों को किसी भी तरह का समर्थन न देना और खुफिया जानकारी साझा करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इसमें भी सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं। 2025 में अल्जीरिया इसका अध्यक्ष होगा और जैसा मैंने बताया फ्रांस, रूस और पाकिस्तान उपाध्यक्ष होंगे। भारत ने भी 2022 में इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि इन समितियों का उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन प्रतिबंधों को लागू करवाना और सभी सदस्य देशों से पूरा सहयोग पाना, इसमें अक्सर कई राजनीतिक और व्यावहारिक चुनौतियां आती हैं। सही कहा। तो ये जो हाल के चुनाव हुए हैं और समितियों में नेतृत्व का जो फेरबदल हुआ है, ये सब हमें क्या बताता है? क्या ये वैश्विक कूटनीति के बदलते समीकरणों का संकेत है? बिल्कुल, एक तरह से ये दिखाता है कि वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति का परिदृश्य लगातार बदल रहा है। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संतुलन और आतंकवाद जैसे मुद्दे, इन पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और ये सारी बातें सुरक्षा परिषद की अपनी संरचना और कामकाज पर जो बहस चल रही है, हाँ, उसी बहस की अहमियत को और बढ़ा देती हैं। खासकर स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं, क्या मौजूदा व्यवस्था आज की चुनौतियों से निपटने के लिए काफी है? ये सवाल बना हुआ है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये सारी बारीकियां समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, ये सिर्फ तथ्यों की बात नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति की जो गहरी समझ है उसे विकसित करने का मामला है। तो अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हाँ, और हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या सुरक्षा परिषद का जो मौजूदा ढांचा है वो 21वीं सदी की वैश्विक सच्चाइयों और चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन या महामारियां या फिर साइबर सुरक्षा, इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त है या इसमें वाकई बुनियादी बदलाव की सख्त जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।